नमस्कार। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर को करीब 20 दिन हो गए। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई जांच चल रही है। इस बीच इस मामले में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के कई इलाकों में भी प्रदर्शन हो रहे थे और कोलकाता में तो लगातार जारी हैं। डॉक्टरों के साथ राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी आज 12 घंटे के बंगाल बंद का ऐलान किया और बीजेपी इस बात से नाराज है कि कल जिस तरह से छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया वो गलत है। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर बंगाल बंद की तस्वीरें। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए चलते हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसके पैसों का ऐसा दुरुपयोग कि इस ढंग के फैक्ट सामने आए कि गाड़ियां खरीदी गई हैं, ज्वेलरी खरीदी गई है। शुरू में आपने उसको डिनाई किया और बाद में मुख्यमंत्री को स्वीकार करना पड़ा। और इसके अलावा जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री के परिवार के ऊपर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में लैंड का विषय, जिसके ऊपर की राज्यपाल ने केस चलाने की परमिशन भी दी। और अब जो ये ताजा मामला आया है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक हाईटेक पार्क में, एरोस्पेस पार्क में जो लैंड अलॉट होनी थी, वो लैंड अलॉट होने के लिए मैं एक नया तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 14 फरवरी 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर कर्नाटका सरकार ने यह लेटर लिखा है कि अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट नंबर AM4A and AM4B measuring this much respectively for the high-tech defense area phase 1 and 23 acres part adjoining to the plot number this and this required for Department of Social Justice. जब डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ने, सोशल वेलफेयर ने उस हिस्से को मांगा, तो मेरे सहयोगी सुशील आपको बता रहे थे कि इस तरीके से बीजेपी इस वक्त अग्रसर है। बंगाल को लेकर काफी सारी भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, इसमें सुधांशु त्रिवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो बात कर रहे थे खासतौर से कर्नाटका की। लेकिन बीजेपी ने लगातार कोलकाता में जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार को घेरने की कोशिश की है, उससे सरकार दबाव में जरूर नजर आ रही है। आज बंद का ऐलान किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का बंगाल बंद जो है वो रहेगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कल जिस तरीके से डॉक्टर्स की जो आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल है, वहां पर 31 वर्षीय डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद जो गुस्सा था लोगों में कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पूरे मामले को देखा, संभाला, उसको लेकर कल कई सारे प्रोटेस्टर्स, उसमें छात्र थे और भी लोग थे, बीजेपी टीएमसी कह रही है इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, एबीवीपी के लोग थे, लेकिन कई प्रोटेस्टर्स कल सड़क पे उतरे थे। और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ। अब उसके विरोध में आप ये देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नेता आपको वहां दिखाई पड़ रहे हैं, लॉकेट चैटर्जी आपको इस वक्त दिखाई पड़ रही है। पुलिस उनको इस वक्त जिस तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनको लिया जा रहा है। तो लॉकेट चैटर्जी को आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता है, पूर्व सांसद भी रही हैं, और उनको अभी यहां पर अरेस्ट किया गया है। पूरे पश्चिम बंगाल में जरा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं, कोशिश करेंगे अगर ये आवाज़ हमारे तक पहुंचेगी तो हम आपको वो भी सुनवाएंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के जो समर्थक हैं उनके बीच में जिस तरीके से यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है, झगड़ा होता दिखाई पड़ रहा है, ये भी कुछ तस्वीरें हैं। पुलिस भी कई जगह पर सक्रिय है और पुलिस कह रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर बंद का जो परमिशन नहीं मिला है, उसके बाद पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए जगह जगह पर बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है। बंद के दौरान जिस तरीके से आपने ये झड़पें देखी, कई जगह पर टीएमसी और बीजेपी के जो समर्थक हैं उनके बीच में झड़पें भी हुई। वहीं अलीपुरद्वार में बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच भी झड़प देखने को मिली और इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। तो हिरासत में जिस तरीके से उन्हें लिया गया और उसके बाद पुलिस ने वहां पर कार्रवाई की है, नेताओं को भी अरेस्ट किया है।
तो एक के बाद एक ये दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस डिटेन करके ले जाती हुई दिखाई पड़ रही है। उत्तर 24 परगना के भातपारा इलाके में बीजेपी के नेता प्रियांगु पांडे की जो गाड़ी है उस पर ऐसी खबर आ रही है, आरोप लगाया जा रहा है कि उस पर गोलाबारी हुई है, जिसमें उनके ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हुए। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने 6 राउंड फायरिंग की। बीजेपी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय तक मार्च करने वाले छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में आज सुबह 6 बजे से लेकर 12 घंटे के बंद की घोषणा की थी। बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे के मुताबिक वो बीजेपी नेता अर्जुन सिंह से मिलने उनके घर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार के ऊपर यह हमला हुआ। आज सुबह जो है घर से निकले हैं अपने नेता अर्जुन सिंह जी के घर जाने के लिए। सुबह 8:15 में 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा, घोषपाड़ा रोड पे उठे हैं, इंग्लैंड इंडिया मिल क्रॉस किए हैं। रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया है। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। प्रियांगु पांडे हमारे पार्टी के नेता हैं, वो आ रहे थे एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के सामने जेटिंग मशीन रास्ते पर खड़ा करके, और जैसे ही गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा। प्रियांगु पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी और बहुत भगवान के आशीर्वाद से वो बच गया है, नहीं तो उसको बचने का कोई जगह नहीं था। देखिए तृणमूल के पास अब कुछ रह नहीं गया, पैर के तले की जमीन तो खिसक चुकी है, अब पुलिस और गुंडा रह गया। ये तो डराने का बात है, ये डराने का कोशिश कर रहे हैं पुलिस। गोली मार के बोमाबाजी करके, कल आपने देखा है कि जल कमान देखा, आपने टीयर गैस देखा है। अब पूरा गोली मार के सब लोगों को डराने का कोशिश कर रहे हैं, खून हत्या ऐसा कुछ हो जाए और पूरा जो जस्टिस के लिए हम लोग जो रास्ते के ऊपर खड़ा है उससे हम लोग हट जाए। क्या डिमांड्स हैं आपकी अभी इस बंद को लेकर? क्या बस हम लोग चाहते हैं कि फर्स्ट तो हम लोग चाहते हैं कि वन जस्टिस, हम लोग विचार चाहते हैं, और विचार के लिए जो लोग छात्रों कल लोग रास्ते के ऊपर आए थे उस लोगों के ऊपर जैसे तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जो टीयर गैस जल कमान जो भी उसके ऊपर हो गया है, जो किया है उनके लिए आज बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके लिए हम लोग रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ और बंद 12 घंटे का बंद चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बंद जो है वहां पर कलकत्ता, पूरे पश्चिम बंगाल में उसका असर दिखाई पड़ रहा है। बंद के दौरान कई जगहों पर ट्रेनों को रोकने की भी कोशिश की गई। नॉर्थ 24 परगना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर ट्रेनों को रोकने की कोशिश की। यही नजारा कुछ आसनसोल में भी दिखाई पड़ा, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोकी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के फोरम वहीं कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स के एक फोरम ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली है। इस रैली में हजारों की संख्या में जूनियर डॉक्टर और उनकी फैकल्टी मेंबर जो हैं वो शामिल हुए। ये रैली श्याम बाजार से धर्मतला जो इलाका है वहां पर निकाली गई। जूनियर डॉक्टर कल छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए थे। इसे लेकर उनका कहना था कि उस प्रोटेस्ट में कुछ पॉलिटिकल लोग शामिल थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को उससे अलग रखा। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में दर्दनाक घटना हुई, जिसके बाद जो डॉक्टर्स हैं खास तौर से और बाकी लोग भी इससे सख्ते में हैं, परेशान हैं और सरकार का जिस तरीके का शुरुआती रवैया रहा उसको लेकर नाराज भी हैं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के फोरम का एक बड़ा मार्च निकल रहा है और हजारों की संख्या में डॉक्टर शामिल हुए हैं। ये देखिए मथुरा से एक शख्स आए हैं इंसाफ की मांग लेकर। कहाँ से आए हैं भैया आप? मैं मथुरा से आया हुआ। अच्छा, क्या डिमांड है आपकी? क्यों इतने लंबा सफर तय किया? ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है ये जस्टिस के लिए,
क्योंकि इतने में कम से कम तकरीबन 15 से 20 दिन निकल चुके हैं, कोई अभी रजिस्ट्रेशन का नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत गंदा लग रहा है मेरे को, मुझे बहुत दुख हुआ है। तो वहाँ से साइकिल चला के आए? भाई साइकिल से आया हूँ मैं, 15 तारीख को चला था घर से और 23 तारीख को मैं दोपहर में आ गया था 8 दिन में। तो ये देखिए साइकिल पर ये जस्टिस की मांग कर रहे हैं और ये जैसा बता रहे हैं कि लंबा सफ़र तय किया है, मथुरा से लेकर यहाँ था। और यहाँ पर देखिए जो जूनियर डॉक्टरों का ये मार्च है ये शुरू हो चुका है और ये मार्च श्याम बाजार से लेकर धर्मतला इलाके तक जा रहा है। तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो इस मार्च में शामिल हुए हैं और ये मार्च जो है वो लगातार बढ़ता हुआ है और इनकी मांग डॉक्टरों की यही है कि इंसाफ मिले। एक तरफ आज बीजेपी ने पूरा पश्चिम बंगाल बंद किया है 12 घंटे के लिए, दूसरी तरफ जो डॉक्टरों का गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इस मामले में अपनी जो डिमांड्स हैं उनको लेकर ये एक बहुत बड़ा मार्च निकाल रहे हैं। हजारों की संख्या में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो इस मार्च में शामिल हुए हैं और देखिए कि लगातार जो मार्च है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये सामने टेम्पू के ऊपर डॉक्टर बैठे हुए हैं, हाथों में बैनर पोस्टर हैं। जो डॉक्टरों के परिवार के लोग हैं वो भी इस मार्च में शामिल हुए हैं। तो ये मार्च जो है श्याम बाजार इलाके से लगातार धर्मतला की तरफ बढ़ता हुआ है और ये मार्च जो है लगातार आगे की तरफ जारी है। कुछ डॉक्टरों से बात करते हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारा डिमांड है वी वांट जस्टिस फॉर अभया, हमारा डिमांड है सिक्योरिटी, हमारा प्राइमरी डिमांड है वी वांट जस्टिस फॉर अभया एंड वी वांट पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट फॉर द पर्सन हु हैज एक्चुअली डन दिस क्राइम। अच्छा, कल मंगलवार को प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट्स का, आप लोग क्यों शामिल नहीं हुए उसमें? वो हम लोगों का प्रोटेस्ट नहीं था, वो एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। हम लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर रखा था कि ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट पॉलिटिकल स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, इसलिए हम लोग शामिल नहीं हुए। तो देखिए यहाँ पर जूनियर डॉक्टरों का जो मार्च है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ता हुआ और जो इनकी डिमांड्स हैं जस्टिस की डिमांड है और ये चाहते हैं कि जल्दी जांच हो इस पूरे मामले की। और यहाँ से ये लगातार जो मार्च है हजारों की संख्या में डॉक्टर आगे बढ़ रहे हैं। क्या डिमांड्स है आप लोगों की, क्या डिमांड्स है? From the first day, we have several demands. We already informed the authorities about the demand. The first one is justice. Justice for our sister. The justice still pending. Today is the 20th day. From the day 0 of the incident, still the justice is pending. And the second one is arrest of all the culprits who are involved in this heinous crime. Most important thing is security. Without security, we cannot join in our duty place. तो आप देखिए कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनका ये एक बड़ा मार्च आपको नजर आएगा और यहाँ पर लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो श्याम बाजार इलाके से जो धर्मतला इलाका है वहाँ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हजारों की संख्या में डॉक्टर शामिल हुए हैं। इस रेप और हत्या के मामले को करीब 15 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी जो डॉक्टर्स हैं उनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है और यहाँ पर न सिर्फ डॉक्टर बल्कि उनके फैकल्टी मेंबर्स भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। तो लगातार जो डॉक्टरों का मार्च है वो कोलकाता की सड़कों पर निकलता हुआ और जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार जो है डिमांड्स कर रहे हैं जस्टिस की। कुछ और लोगों से बात करते हैं जो कि यहाँ पर है। कल जो है मंगलवार को स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था, उसमें आप लोग शामिल नहीं हुए थे? देखिए उनका आंदोलन है, हमारा जो जूनियर डॉक्टर फोरम है, हम लोगों का ये विचार चाहिए जितना जल्दी चाहिए। हम अपनी तरफ से आंतरिक तरीके से हमारे सारे जो हायर अथॉरिटी है उनसे ये मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों को अपना जस्टिस दे दीजिए। डिमांड तो सेम ही है कि हम लोगों को जो घटना घटी है इसका डिमांड चाहिए, इसका जस्टिस चाहिए और इसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और ये जो आज डेट दिया जा रहा है, कल डेट दिया जा रहा है, इसके बदले जितना जल्दी हो सके इसका जस्टिस हमें चाहिए। 3 हफ्ता होते जा रहे हैं लेकिन कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तो इस चीज को हम लोगों को सुधारना चाहिए। तो आप देखें कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर फोरम के लोग शामिल हुए हैं और उनका कहना यह है कि जो मंगलवार को छात्र संगठनों ने प्रोटेस्ट किया था उससे इन्होंने अपने आप को दूर रखा है क्योंकि उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग शामिल थे, इसीलिए इन्होंने अपना सेपरेट प्रोटेस्ट निकाला है। आपको दूर दूर तक जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे और श्याम बाजार से लेकर
धर्मतला इलाके तक करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा ये मार्च जो है वो निकाला जा रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो इंसाफ की मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोलकाता की सड़कों पर ये नज़ारा आपको दिखाई देगा। जो बीजेपी का बंद है 12 घंटे का, उसके साथ साथ सड़कों पर अब डॉक्टर भी उतर आए हैं। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता रेप और मर्डर को लेकर पहली बार एक टिप्पणी की है। पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा है कि इस घटना को लेकर हताश और भयभीत हैं। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों बहनों पर ऐसी दरिंदगी की इजाजत नहीं देता। इस घटना पर प्रदर्शनों के बावजूद अपराधी दूसरी जगहों पर घात लगाए बैठे थे। समाज को ईमानदार, निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। निर्भया के बाद 12 साल में अनगिनत बलात्कारों को समाज भूल चुका है। ये सामूहिक भूलने की बीमारी अप्रिय है। इस पूरी घटना के बाद एक बड़ा सवाल जो लगातार डॉक्टर्स पूछ रहे हैं कि वर्क प्लेस पर, यानी कि उनके काम करने की जगह यानी कि अस्पताल में, उनकी सुरक्षा के लिए और कड़े इंतजाम किए जाएं। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को चिट्ठी लिखी है। इसमें सुझाव दिए गए हैं कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है। क्या क्या सुझाव है? वरिष्ठ डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल करते हुए अस्पताल सुरक्षा समिति का गठन किया जाए। हिंसा रोकथाम समिति का गठन किया जाए। विभिन्न ब्लॉकों के भीतर रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सों की सुरक्षित आवाजाही का प्रावधान हो। नाइट ड्यूटी के दौरान छात्रावास भवन और अस्पताल के अन्य क्षेत्रों में अंदर उचित प्रकाश और सुरक्षा की व्यवस्था हो। अस्पताल के दूसरे परिसरों में भी रात के समय नियमित सुरक्षा गश्त की जाए। अस्पताल में 24 घंटे सिक्योरिटी कंट्रोल रूम हो। अस्पताल के भीतर सीसीटीवी कैमरे की उचित संख्या और उनकी लगातार जांच हो। निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ संपर्क स्थापित रहना चाहिए। अस्पताल में यौन शोषण पर आंतरिक समिति का गठन हो। अस्पताल परिसर के अंदर प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किया जाए। आम जनता और रोगी के रिश्तेदारों के लिए प्रमुख क्षेत्रों तक पहुंच की व्यवस्था की जाए। मरीज के रिश्तेदारों के लिए सख्त आगंतुक पास यानी कि विजिटर्स पास की नीति को अपनाया जाए। आज जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ में बलात्कार और हत्या के बाद में डॉक्टरों की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान खड़े हो गए और डॉक्टरों की सुरक्षा को देखते हुए अब नेशनल टास्क फोर्स का तो गठन हुआ ही है। बुधवार को एक लंबी जो बैठक है तकरीबन 9:30 बजे से और 12:30 बजे तक ये बैठक चली है और इसके बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के जो राज्यों के मुख्य सचिव हैं और जो डीजीपी हैं उनको एक पत्र लिखकर ये कहा है कि अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर कौन कौन से आप कदम उठाइए और इनमें से ये कहा गया है कि अस्पतालों के अंदर जो भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सीसीटीवी को ठीक कराइए। अस्पताल में एक जो सुरक्षा समिति है उसका गठन किया जाए और उस सुरक्षा समिति में अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो तो रहेंगे ही, पुलिस अधिकारी भी उस समिति में रहें ताकि डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा अस्पताल के अलग अलग जगहों पर जहां पर हिंसा के मामले ज्यादा होते हैं वहां पर बाकायदा स्थानीय भाषाओं में पोस्टर लगाए जाएं और ये बताया जाए कि अगर आपने किसी डॉक्टर के साथ में हिंसा की तो आपके ऊपर में कौन कौन सी धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो राज्य हैं वो अस्पतालों के अंदर एक मानव सुरक्षा जो मॉनिटरिंग कक्ष होता है उसको निर्मित करवाएं ताकि 24/7 यानी 24 घंटे एक उस सुरक्षा कक्ष में एक सुरक्षा कर्मी रहे ताकि अगर किसी तरीके की वारदात होती है तो उसके जानकारी में रहे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो पुलिस थाने हैं और अस्पताल हैं उनके बीच में एक ऐसा सामंजस्य रहे ताकि कभी भी किसी भी वक्त जो है वो पुलिस के अधिकारियों को बुलाया जा सके। इसके अलावा अस्पताल से लेकर छात्रावास तक अगर उस तरीके से ड्यूटी करने आते जाते हैं तो उनकी सुरक्षा को देखा जाए
और किस तरीके से कोई असुरक्षा का माहौल न पनपने पाए उसके लिए प्रयास किए जाएं। तो ये सारी जो दिशा निर्देश हैं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि आप इन दिशा निर्देशों को अस्पतालों पर लागू करवाएं। ये तब तक लागू रहेंगी जब तक नेशनल टास्क फोर्स की जो गाइडलाइंस हैं वो नहीं आ जाती हैं। तो ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण पत्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा को लेकर भेजा गया है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से एक बड़ी टिप्पणी की है। जमानत नियम है और जेल अपवाद। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी आज की है। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी जमानत नियम है और जेल में रखना अपवाद है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KB विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि अदालत का मानना है कि PMLA के तहत दर्ज मामलों में भी जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ED द्वारा अवैध खनन से संबंधित मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक सहयोगी प्रेम प्रकाश को राहत देते हुए बुधवार को यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में 9 अगस्त में अपना फैसला हवाला देते हुए कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा नियम है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, पिछले कुछ दिनों में देखा है कि कम से कम बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की बातें कही गई हैं और केसेस में भी जिस तरह से बेल मिली है, ऐसे केसेस में जिसमें सालों से, जैसे मनीष सिसोदिया 1 साल से ऊपर समय से जेल में थे, और अब इस मामले में भी, और कल हमने देखा कि कविता के मामले में भी ये बात बार बार दोहराई जा रही है। इसका एक बड़ा असर पड़ेगा ED के केसेस पे, PMLA के केसेस पे, क्योंकि इसको अब प्रेसिडेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, हम मनीष सिसोदिया के मामले से हमने शुरू किया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत जो आज़ादी है, निजी स्वतंत्रता, उसको एक बड़े आयाम पे, बड़े कैनवस पर खड़ा कर दिया और कहा कि आप कुछ चीज़ों का हवाला देके, कानून का हवाला देके इस आज़ादी जैसी जो बेशकीमती चीज़ है उसको आप किसी व्यक्ति से छीन नहीं सकते हैं। उसी कड़ी में एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनाया है प्रेम प्रकाश को जमानत देते हुए, और उसने 2 महत्वपूर्ण चीज़ें कही। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ही फैसला था कि जेल जो है वो अपवाद है, जमानत नियम है। ये सिर्फ सामान्य कानूनों पर नहीं बल्कि PMLA जैसे जो सीरियस है, जो जिसे हम कहते हैं कि जघन्य एक अपराध है, उस पर भी लागू होता है। और व्यक्ति की जो निजी स्वतंत्रता है वो जीने के अधिकार के फंडामेंटल राइट जो है, जो मौलिक अधिकार है, उससे ड्रिवन होती है। और अगर किसी की व्यक्तिगत आज़ादी को आप छीनते हैं, उसको वंचित करते हैं, तो आपको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ यानी न्याय की उचित प्रक्रिया का आपको पालन करना पड़ेगा। ये ED को एक बड़ा संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इसी के साथ प्रेम प्रकाश को उन्होंने जमानत भी दी है। और एक और बड़ी व्यवस्था इस केस में, PMLA के केस में खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बनाई है कि अगर आप ED की हिरासत में हैं PMLA के तहत, तो आरोपी के द्वारा जो भी बयान दिया जाएगा, चाहे वो इकबालिया बयान हो या किसी के दूसरे को इंडिकेट करने का बयान हो, उस तरह के बयान को अदालत में एडमिसिबल यानी सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी जो हम कहेंगे कि लक्ष्मण रेखा खींच दी है सुप्रीम कोर्ट ने। कि कविता के मामले में भी बयानों का जिक्र कर रही थी, ED लगातार बता रही थी कि जो 6 आरोपी हैं उन्होंने ये बयान दिए थे कविता के खिलाफ, लेकिन वो तमाम चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था और कहा था कि इंडिपेंडेंस जो इंडिपेंडेंट सबूत जो होते हैं, स्वतंत्र सबूत मूल्य पर आधारित होनी चाहिए। खाली किसी ने बयान दे दिया उसके आधार पर आप गिरफ्तार किसी को नहीं कर सकते, मामला नहीं चला सकते। एजेंसी को सबूत भी, स्वतंत्र सबूत भी उस मुद्दे पर जुटाने होंगे। तो कहीं ना कहीं PMLA के मामले में ED लगातार गिरती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के लगातार एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं जिसमें जो PMLA के जो कठोर कानून थे, कठोर प्रावधान थे, उनको धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट जो है उन प्रावधानों पर शिकंजा कस रहा है। उन प्रावधानों को न केवल हल्का कर रहा है बल्कि ED की जो
बेशुमार जो हिसाब जो उसकी असीमित शक्तियां थी उसको कहीं ना कहीं शिकंजे में सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया इस पूरे। आशीष, जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि इसका प्रेसिडेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा, तो क्या ये माना जाए खासतौर से जिस तरीके से राजनीतिक जो मामले हैं जिसमें नेता, खासतौर से विपक्ष के नेता जो अभी फंसे हुए हैं, मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल हों, सत्येंद्र जैन भी एक ईडी के मामले में फंसे हुए हैं, और साथ ही साथ जो बाकी इस तरीके के मामले हैं, क्या उसमें अब बेल और राहत की उम्मीद लगा सकते हैं ये नेता? जी देखिए, केजरीवाल तो ईडी के मामले में जमानत, अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से पा ही चुके हैं। उनका जो जमानत है वो सीबीआई केस में रुकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है। ईडी केस में वो पूरी तरह से अंतरिम बेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आ गए हैं। बाकी जो लोग हैं केस टू केस, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बात एक साफ की है कि किस व्यक्ति पर किस प्रावधान के तहत उसको जमानत दी जाए या ना दी जाए, वो केस टू केस देखा जाएगा। बहुत सारे केसेस में हम देखिए, यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया का केस था वो ये था कि वे फरवरी 2023 से जेल में बंद थे। केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ट्रायल के खत्म होने की उम्मीद नहीं है। सेम यही चीज़ की कविता में भी थी, वही 493 गवाह, 50,000 दस्तावेज, 5 महीने से वो जेल में है, ट्रायल शुरू होने का नाम नहीं ले रहा, तो खत्म कब होगा। तो ये जो फैक्टर थे वही प्रेम प्रकाश में भी फैक्टर आया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो फैक्टर हैं, ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर काम करेंगे कि ट्रायल जिसकी उम्मीद शुरू होने की नहीं है, जांच पूरी हो चुकी है, सप्लीमेंट चार्जशीट वो दाखिल हो चुकी हैं, ईडी की कंप्लेंट दाखिल हो चुकी है। जब ऐसी स्टेज आती है तो जमानत का कहीं ना कहीं जो आरोपी है सामान्य कानूनों में, आईपीसी के कानून में, वो एक तरीके से जमानत मांगने का हकदार हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी अदालत को जमानत देते वक्त सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, क्या 3 चीज़ें। पहली, वो न्याय से भाग तो नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, वो गवाहों से छेड़छाड़ प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं करेगा। और तीसरी बड़ी चीज़ कि वो सबूतों से छेड़छाड़ तो नहीं करेगा। ये मोटा मोटी एक लेआउट है, एक मानदंड है किसी व्यक्ति को जमानत दी जाए या ना दी जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ा काम किया है, पीएमएलए में ये सब चीज़ें काउंट नहीं होती थी। पीएमएलए में ट्विन टेस्ट जो था वो सबसे ट्रिपल टेस्ट जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। उसमें एक और चीज़ ये थी, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टिया आरोपी को ये साबित करना है कि पहली नज़र में प्रथम दृष्टिया वो इस अपराध में शामिल नहीं है। उन सब चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 केसेस में एक तरह से सेटल डाउन कर दिया है और कह दिया है कि ये आरोपी को जमानत देते वक्त ये सारी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है, भले ही चाहे पीएमएलए क्यों ना हो। अगर वो कंडीशंस फुलफिल करता है तो ऐसे आरोपियों को भी पीएमएलए में भी जमानत दी जा सकती है। और हमने पिछले दिनों देखा था सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए जैसे आतंकवाद विरोधी जो कानून है उसमें भी पीएफआई के से जुड़े एक व्यक्ति को ये कहते हुए जमानत दी थी कि जेल अपवाद है, बेल नियम है, ये नियम यूएपीए पे भी लागू होगा। तो उसको आईपीसी से निकालकर यूएपीए तक लाया गया और यूएपीए से निकालकर अब पीएमएलए तक ला दिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत जिसको मौलिक अधिकारों का पहरेदार कहा जाता है, वो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार, जीने के अधिकार, व्यक्तिगत तो बड़ी इस पे कहें फैसला है और एक बड़ी लकीर सुप्रीम कोर्ट ने खींच जरूर दी है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ के खैर में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने लोन, टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, विकास के साथ रोजगार चाहिए, इन सब के लिए सुशासन चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में आगे बढ़ रहा है। सरकार जनता के दरवाजे रोजगार देने तक पहुंच रही है और उसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार रोजगार दिया जा रहा है। ये सच है कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। विकास के साथ रोजगार भी चाहिए, लेकिन इन सब की आधारशिला है सुरक्षा। आज यहां पर 63 से अधिक कंपनियां रोजगार देने के लिए आई हैं। ये रोजगार मेला उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यहां पे बनाया गया है। ग्वालियर में चल रहे क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में खासतौर से उद्योग जगत का ध्यान आकर्षित किया है। इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए 9 उद्योगों में गहरी रुचि दिखाई गई। अदानी समूह ने
गुना में एक बड़े सीमेंट कारखाने, शिवपुरी में एक रक्षा प्रणाली कारखाने और वादरवास में महिलाओं द्वारा संचालित जैकेट फैक्ट्री की स्थापना की योजना की बात कही है। इस मौके पर करण अदानी ने बताया कि वो गुना में 2 मिलियन टन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और शिवपुरी में रक्षा क्षेत्र में 3,500 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। इस निवेश से 3500 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र में आर्थिक संभावनाओं की वृद्धि होगी। चलिए, तो ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चल रहा था, उसमें मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीनों के भीतर आयोजित होने वाला ये पूरा इस तरीके का आयोजन है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री जो पूरा इस पे एक जो एक्सप्लेनर है, जो इस तरीके से वो समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जनधन योजना की सफल बनाने के लिए काम करने वालों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 10 साल पूरे हो गए हैं। 28 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी और आज 10 साल पूरे होने पर लगभग 53.13 करोड़ बैंक खाते जनधन योजना के तहत खोले जा चुके हैं और इसमें अधिकतर संख्या महिलाओं की है। लगभग 55% से ज्यादा बैंक खाते महिलाओं के हैं और अगर हम इसमें जमा राशि की बात करें तो लगभग 2,31,235 करोड़ रुपए जनधन के बैंक खाते में अब तक जमा है, जो कि मार्च 2015 से अगर हम तुलना करें तो बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर प्रति जो खाते हैं उसका औसत निकाला जाए तो प्रति खाते में लगभग आप औसतन ये कह सकते हैं कि 4,000 रुपए के आसपास 4,332 रुपए औसत जमा है, जो कि 2015 के मुकाबले 4 गुना ज्यादा माना जाएगा। जनधन योजना को नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। 2014 में इसकी शुरुआत की थी और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो देश की गरीब जनता है, जिनकी पहुंच बैंकों से काफी दूर है, उन्हें बैंकों के नजदीक लाया जाए, उन्हें बैंकिंग सिस्टम के साथ सीधे तौर पर जोड़ा जा सके ताकि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ावा मिल सके, गरीबों का पैसा भी बैंक में जमा हो सके और वो इसका फायदा उठा सके। और इसके साथ ही साथ इसमें जो सबसे मुख्य उद्देश्य था वो था डीबीटी को लेकर, यानी जो डायरेक्ट ट्रांसफर सरकार की तरफ से तमाम योजनाओं के लिए किया जाता है। पहले उसमें बिचौलिए सक्रिय रहते थे, लेकिन जनधन खाते खुल जाने के बाद से वो जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है उसके पैसे सीधे जनधन खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर भी काफी हद तक अंकुश लगा है। ये जनधन योजना जिसकी शुरुआत 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, तो उसके कुछ आंकड़े इस वक्त सामने आए हैं। लगभग जैसा मैंने आपको बताया कि 2,31,235 करोड़ रुपए अभी इसमें जमा है। लगभग 36 करोड़ से ज्यादा रुपए कार्ड इन लोगों को यहां पर जारी किया जा चुका है और इसे एक तरह से बैंकिंग के सेक्टर में और एक समावेशी मिशन के तौर पर देखा जा रहा है ताकि जो गरीब लोग हैं उन तक बैंकों को पहुंचाया जा सके, उनकी पहुंच से बैंक दूर ना हो सके। इसीलिए जनधन खाते को पूरी तरह से जब इसे खोलने की प्रक्रिया हुई तो इसे निःशुल्क रखा गया और इसके लिए बहुत ही कम कागजात आपके लगते हैं। जब जनधन खाता खुलवाने कोई व्यक्ति बैंक जाता है, आमतौर पर एक आधार कार्ड से जनधन का खाता खुल जाता है, लेकिन अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या नरेगा कार्ड से भी अपने बैंक खाते खुलवा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं है। इसमें जनधन खाते में एक ये बड़ी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि जो दुर्घटना बीमा है वो इसमें लाभार्थी को मिलता है और सबसे अगर इसका इंपॉर्टेंट पहलू देखें तो वो यही है कि तमाम योजनाएं जो सरकार की सीधे आती हैं वो जनधन खाते के माध्यम से गरीब आदमी तक सीधे पहुंच सकती हैं। और इसीलिए आज जब 10 साल पूरे हुए हैं जनधन योजना के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट कर लिखा है कि जनधन खाते के जो लाभार्थी हैं उनको शुभकामनाएं दी हैं और बताया है कि कैसे यह मिशन देश के लिए बहुत जरूरी था। देश में जो वित्तीय समावेश मिशन चलाने की बात की जा रही थी उसके लिए कितना जरूरी था, इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो कुल मिलाकर 10 साल पूरे हुए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के। लगभग 53 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खाते इसमें खुले हैं। लगभग
31,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा इन खातों में जमा है, तो कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छे संकेत माने जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब बैंक खाते लोगों के पास नहीं हुआ करते थे, जब बैंक खाते खुलवाने के लिए काफ़ी सिफारिश करनी पड़ती थी, जुगाड़ लगाना पड़ता था, तो उस वजह से जो पैसे लोगों के पास होते थे वो भी सिस्टम में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते थे। तो ये कहा जा सकता है कि जनधन योजना अपने आप में एक गेम चेंजर योजना जरूर है। विशाल पांडे, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली। केरल के एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी एक्टर्स यानी यामा के अध्यक्ष अभिनेता मोहनलाल समेत पूरी कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों ने अपने पदों से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। जल्द ही नई कमेटी का गठन किया जाएगा। ये इस्तीफा मशहूर अभिनेता सिद्दीकी और फिल्म निर्माता रंजीत बालाकृष्णन समेत बॉलीवुड के कुछ हस्तियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के और बलात्कार के आरोपों से जुड़ा है। रेवती संपत ने भी सिद्दीकी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद मलयालम फिल्म उद्योग में वरिष्ठ हस्तियों पर यौन शोषण के आरोप जो है वो लग रहे हैं। रिपोर्ट में दुर्व्यवहार की कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। 2019 में केरल सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी थी और उसको अभी जनता के सामने लाया गया है। एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष मोहनलाल समेत सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। संघ के कई सदस्यों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। We must understand that this SIT has been constituted based on to inquire about the incidents which have reference in the Hema Committee report, Justice Hema Committee report. That committee was constituted by the Kerala LDF government, which was based on a memorandum given by actresses in the backdrop of that sexual assault of an actress, leading actress in Kerala. So the committee has given its report, and now recently, a couple of days back, government has made it public, and then even the people or even the actresses, they have deposed before the Justice Hema Committee. They themselves have come out, some of them. You were asking about that MLA. He is part of LDF, and I am sure that the LDF committee, the left front committee, there is a coordination committee, and that committee will look into it, and it will be proper, and it for that MLA, he himself step away from his position, put his papers. And I think the formation of the SIT by the government is also a very, very positive step, and it provides a platform for women to come. And also I must congratulate these brave women for coming out in public and speaking the truth. And the WCC has also played an extremely important role in enabling this environment where women today can come and speak out. So I think the efforts of the government and the WCC and the individual courage shown by these women, the actors and others in the industry, will certainly help to address all the issues which the Hema Commission has raised. About MLA Mukesh, what Meenu has said and the statement that he is alleged to have made, I mean, what he said is so sickening. It is absolutely a prime example of sexual verbal abuse. दोनों वामपंथी पार्टियों की नेताओं ने एनडीटीवी को बताया कि वाम मोर्चा उन महिलाओं के साथ है जो शिकायत करने के लिए सामने आ रही हैं। उधर कोल्लम के सीपीएम विधायक मुकेश, जिन पर मीनू मुनीर ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं, मीनू मुनीर और उनके पति उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुकेश ने इसे एक सियासी पैंतरा बताते हुए एसआईटी की जांच का स्वागत किया। मुकेश ने सोशल मीडिया पर लिखा है
कि मैं जांच का स्वागत करता हूं। 2009 में मीनू मुनीर ने फ़ोन करके फिल्मों में मौका मांगा। 2022 में मीनू मुनीर और उसके पति ने मुझसे पैसे की मांग की। सबूत के तौर पर मेरे पास व्हाट्सएप चैट है। सच्चाई सामने आनी चाहिए। बंगाली अभिनेत्री श्रीलेखा की शिकायत पर फिल्म निर्देशक रंजीत बालाकृष्णन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में रूस गए थे और उसके बाद उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया, जहां अमेरिका हारा हुआ हाथ मल रहा है, वहीं चीन की जो चौधराहट है वो काम नहीं आ रही है। वहां भारत ने पहल की और विश्व शांति की इस पहल में 2 युद्ध और उसकी विभीषिकाएं देख चुकी दुनिया सकपकाई और खामोश है। ऐसे में भारत ने अपने कंधे पर बीड़ा उठाया है। शांति के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। इस पर डिटेल दे रहे हैं एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर संतोष कुमार। एक युद्ध है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। दोनों देशों के लाखों लोग तबाह हो चुके, हजारों मारे गए, पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। यूरोप में रूस यूक्रेन तो वेस्ट एशिया में इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान भिड़े हैं। सोचकर भी ताज्जुब होता है कि इस जमाने में पारंपरिक युद्ध इतने दिनों से चल रहा है। खुद को दुनिया की पंचायत का सरपंच बताने वाला अमेरिका नाकाम है। सरपंचों की महापंचायत यूएन नाकाम है। पुतिन की हेकड़ी निकल गई है। चीन की अर्थव्यवस्था और मंशा पर से दुनिया का भरोसा उठ रहा है। ऐसे में भारत ने अपने कंधों पर बीड़ा उठाया है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की बात कोई क्यों मानेगा? इसकी वजह है भारत का इतिहास और भारत का भविष्य। भारत एक सर्वमान्य ग्लोबल पावर बन सकता है। इसके बड़े ठोस कारण हैं। मोदी रूस के बाद यूक्रेन गए। अमेरिका चुप, रूस चुप। चीन के पास चाल नहीं। आखिर शांति की अपील, गुट निरपेक्ष आंदोलन के इतिहास वाले देश के निरपेक्ष भाव से की गई अपील पर कोई क्यों आपत्ति जताए और कैसे जताए? कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। भारत ऐसा ही है। जहां अमेरिका हारा हुआ हाथ मल रहा है, जहां चीन की चौधराहट काम नहीं आ रही, वहां भारत ने पहल की है, विश्व शांति की पहल। एक युद्ध है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। दोनों देशों के लाखों लोग तबाह हो चुके, हजारों मारे गए, पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। भूख, गरीबी, अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर। 2 विश्व युद्ध और उसकी विभीषिकाएं देख चुकी दुनिया सकपकाई सी खामोश है। ऐसे में भारत ने अपने कंधों पर बीड़ा उठाया है। गजब की बात यह है कि भारत दोनों दुश्मनों को गले मिलाता है। इस स्थिति में कोई नहीं, भारत सबका दोस्त है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब अहम की लड़ाई बन चुकी है। यूक्रेन पर रूस ने फिर से बड़ा हमला कर दिया है। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं, यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस युद्ध में सब फंसे हैं। रूस फंसा है, यूक्रेन फंसा है। दोनों इस युद्ध से निकलना चाहते हैं। सुपर पावर रूस की राजधानी तक हमला हो चुका। सन 1943 के बाद पहली बार कुर्स्क पर हमला हुआ है। रूस के लिए इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात क्या हो सकती है? अमेरिका में ट्रंप जीते तो यूक्रेन को कितनी मदद मिलेगी, इस पर सवाल हैं। लिहाजा दोनों देश चाहते हैं युद्ध से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकल जाएं। ऐसे में पीएम मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की का हाथ पकड़ा है और उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है। कुछ अच्छे संकेत मिले हैं। कीव में भारतीय पत्रकारों से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत में की जा सकती है। I perfectly support, and I told this to Prime Minister Modi, and we could have the Global Peace Summit in India. ये बड़ी बात है। जिनेवा या लंदन नहीं, अब दिल्ली की बात हो रही है। अगर ये कोशिश कामयाब रही तो भारत एक ग्लोबल प्लेयर नहीं, ग्लोबल पावर बनकर उभरेगा। इस कोशिश के कामयाब होने की संभावना बनती है, क्योंकि ये न सिर्फ रूस यूक्रेन की ज़रूरत है, बल्कि दुनिया को इस शांति की सख्त ज़रूरत है। वैसे ये अकेला युद्ध नहीं है। यूरोप में रूस यूक्रेन तो वेस्ट एशिया में इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान भिड़े हैं। सोचकर भी ताज्जुब होता है कि इस ज़माने में पारंपरिक युद्ध इतने दिनों से चल रहा है। खुद को दुनिया की पंचायत का सरपंच बताने वाला अमेरिका नाकाम है। सरपंचों की महापंचायत यूएन नाकाम है। वेस्ट एशिया में भी भारत की ऐसी ही स्थिति है कि वो सारे दुश्मनों से बात कर सकता है। इजराइल उसका हमराज है, फिलिस्तीन से उसे हमदर्दी है,
ईरान और भारत आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों मोर्चों पर हम कदम है। सवाल यह है कि भारत की बात कोई क्यों मानेगा? इसकी वजह है भारत का इतिहास और भारत का भविष्य। भारत एक सर्वमान्य ग्लोबल पावर बन सकता है। इसके बड़े ठोस कारण हैं। आज से 71 साल पहले कोरियाई युद्ध में भारत ऐसी भूमिका निभा चुका है। जब चीन, रूस और अमेरिका कोरिया की ज़मीन पर उलझे थे तो भारत ने शांति की पहल की और यूएन ने उसे स्वीकार किया। शांति का बीज बोया जिससे शांति का वृक्ष उगा। भारत की मंशा पर किसी को संदेह नहीं। अमेरिका की तरह भारत के दामन पर इराक का दाग नहीं, चीन की तरह ताइवान का मसला नहीं, न ही रूस की तरह क्रीमिया, जॉर्जिया का काला इतिहास है। भारत ने कभी किसी देश की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया, चाहे जिसका भी संकट हो उसके साथ खड़ा हुआ। लेकिन कमज़ोर देश से शांति की अपील आए तो अनसुनी हो सकती है। यहीं आता है भारत का भविष्य। G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके भारत ने समर्थक देशों का एक व्यापक नेटवर्क बनाया है। आज भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की पहल के कारण पश्चिमी एशिया और यूरोप के ढेर सारे देश भारत के मुरीद हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत लगातार ताकतवर हो रहा है। भारत मिशन 2047 पर जुटा है। कोविड से लेकर वैश्विक मंदी तक भारत दुनिया को ध्रुव तारा नजर आता है। कोविड के बाद जब दिग्गज देशों की इकोनॉमी जमीन पर आ गई तो भारत में ग्रोथ की उड़ान दिखी। अब भारत की सामरिक स्थिति भी बदली है। रूस और अमेरिका जानते हैं कि अगर उन्होंने मुंह मोड़ भी लिया तो हम सक्षम हैं। अमेरिका या रूस के बीच चुनाव करने का युगांत हो चुका। नया युग भारत का है। अब वो किसी एक देश पर हथियार के लिए मोहताज नहीं। भारत अब हथियार अमेरिका से लेता है, रूस से लेता है, फ्रांस से लेता है और इसके साथ भारत खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है। 85 देशों को हथियार निर्यात करता है। जब भारत ने रूस से तेल लिया और दुनिया के दबंगों ने सवाल पूछा तो हमने किसी की ना सुनी, सिर्फ अपना हित देखा और दुनिया को चुप होना पड़ा। The oil import in European Union is like 6 times what India has imported. Gas is infinity times because we don't import. गुजरे जमाने के आर्थिक प्रतिबंध जैसा कुछ करने की हिमाकत किसी ने नहीं की। आगे हम सेमीकंडक्टर बनाएंगे, स्पेस में और ऊंची छलांग लगाएंगे, हर सेक्टर में चैंपियन बनने की योजना है। कथित तौर पर दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र अमेरिका के अंदर लगातार 2 चुनाव से जो हो रहा है उससे कमज़ोर, कंफ्यूज लीडरशिप की किरकिरी विश्व बिरादरी में हुई है। अरब में उसकी कमज़ोरी उजागर हुई है। पुतिन की हेकड़ी निकल गई है। चीन की अर्थव्यवस्था और मंशा पर से दुनिया का भरोसा उठ रहा है। उसने जिससे दोस्ती की उसका बेड़ा गर्क किया। कुल मिलाकर भारत एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां वो वर्ल्ड ऑर्डर में अहम भूमिका निभाने को तैयार है। अब भारत को सुनना ही पड़ेगा। दुनिया की ज़रूरत है। युद्धों और घोर अव्यवस्था से घिरी धरती की यह हसरत है। गांधी की राह और अमन की चाह वाले भारत को सुनना ही पड़ेगा। मजबूत लीडर अगर शांति प्रिय होगा तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। रंगमंच खाली पड़ा है। परफॉर्मर भारत की एंट्री हो रही है।